नमस्कार। बिहार के बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार नीतीश को समर्थन देकर क्या साधना चाह रहे हैं ओवैसी। दरअसल पिछले कुछ दिनों से यह चर्चा बड़ी जोर पकड़ रही थी कि ओवैसी की पार्टी भी टूटने जा रही है। असुद्दीन ओवैसी के कुछ विधायक फिर टूटेंगे और नीतीश कुमार के पाले में आ जाएंगे। लेकिन 2 दिन की यात्रा पर बिहार में आए ओवैसी ने ऐलान कर दिया कि नीतीश कुमार को वो समर्थन देने जा रहे हैं। क्या मतलब है इसका? क्या असुद्दीन ओवैसी तेजस्वी यादव को सीमांचल में पूरे तरीके से खत्म करना चाहते हैं? क्या असुद्दीन ओवैसी राजनीति का पूर्ण ध्रुवीकरण नहीं चाहते जिससे उनको नुकसान हो? क्या असुद्दीन ओवैसी प्रशासन में अपनी दखल चाहते हैं, उनकी पार्टी दखल चाहती है ताकि उनके विधायक इस सरकार से मैक्सिमम लाभ पा सके और मजबूत हो सके? आखिरकार योजना क्या है? असुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से महागठबंधन को जोरदार झटका दिया और दरअसल आपको बता दें कि पिछली बार 7 सीटें जीतने वाली आरजेडी इस बार 5 पर सिमट करके रह गई। आखिरकार असुद्दीन ओवैसी का करारा तमाचा इस कदर महागठबंधन पर भारी पड़ा कि जिसके बारे में कहा जा रहा था कि सीमांचल में इस बार महागठबंधन जबरदस्त परफॉर्म करेगा, महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा। जाहिर तौर पर एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि असुद्दीन ओवैसी नीतीश को समर्थन दे रहे हैं तो क्या ये कहने में अतिशयोक्ति होगा कि असुद्दीन ओवैसी एनडीए को दे रहे हैं, मतलब बीजेपी सरकार को दे रहे हैं? तो क्या असुद्दीन ओवैसी अब बीजेपी से भी साठगांठ चाहते हैं? क्या चाहते हैं असुद्दीन ओवैसी? ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस अनाउंसमेंट का मतलब क्या है? ये क्या पॉजिटिव है? ये क्या पॉलिटिकल है? या सीमांचल में पूरे तरीके से अपना ग्रिप चाहते हैं असुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी? क्या कुछ है ये हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ मेहमान जिनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार फैजान अहमद साहब जुड़े हैं, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ राहुल आनंद जुड़े हैं, प्रवक्ता बीजेपी हैं। राहुल, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ उत्पल बल्लभ जी जुड़े हैं, आरजेडी प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है उत्पल जी। तो मैं सबसे पहले उत्पल जी के पास जाना चाहूँगा। वैसे मैं इंतजार कर रहा हूँ एआईएमआईएम के प्रवक्ता भी आएंगे, उनसे भी ये पूछना चाहूँगा। पर उत्पल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये नीतीश कुमार को समर्थन देने के पीछे एआईएमआईएम की मंशा क्या देख रहे हैं आप? देखिए ओवैसी जी देखिए ओवैसी जी जिस तरह से जो राजनीति ओवैसी जी का है, आप देखेंगे कि वो भी फासिस्ट एजेंडे पे चलते हैं जिस तरह से भाजपा का फासिज्म का एजेंडा होता है। फर्क इतना ही है कि वो हिंदू वोट का ध्रुवीकरण और फासिज्म पे जाते हैं और ये मुसलमान फासिज्म और ध्रुवीकरण पे जाते हैं। बस इतना ही फर्क है, बट नीतिगत तौर पे ये फासिज्म पे जाते हैं। अब देखिए कि यहाँ पे पोस्ट जो पोल अलायंस की बात कर रहे हैं ये नीतीश कुमार जी से। नीतीश कुमार जी अपने अलायंस के साथ में थंपिंग मेजोरिटी के साथ में है। वैसे स्थिति में उनको समर्थन देना या नहीं देना कोई फर्क नहीं पड़ता है सरकार पे। ओवैसी जी के जितने विधायक हैं, उन विधायकों को नीतीश कुमार जी को अगर गठबंधन में ऑल इज वेल है, सब कुछ ठीक है, तो कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यदि कुछ ठीक नहीं भी है तो भी ओवैसी जी के चले जाने से नीतीश कुमार जी का, अगर भाजपा जैसे कहते हैं कि अगर डिच हो या फिर दोनों गठबंधन में कहीं कोई भेदभाव हो, अलग होने की बात हो, तो भी ओवैसी जी उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो ये मतलब तो समझना पड़ेगा। लेकिन एक बात पता है, जिस तरह से हम लोग पहले से ही कर रहे हैं पूर्व में कि ओवैसी जी भाजपा के बी टीम है, प्रत्यक्ष रूप से मुसलमानों को विशेष तौर पे आंख में धूल झोंकने के लिए वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं जा सकते हैं, परोक्ष रूप से वो भाजपा के अलायंस पार्टनर में भाया नीतीश कुमार को जा रहे हैं, अगर ऐसी इच्छा रखते हैं। अब डिपेंड करता है नीतीश कुमार जी उनको अपने अलायंस में रखते हैं नहीं रखते हैं। लेकिन जब अलायंस का पार्टनर का मामला है तो अलायंस पार्टनर का तय ये तो पांचों पार्टियां मिलकर करेगी। नीतीश कुमार जी अकेले तो करेंगे नहीं, ये तो पांचों पार्टी मिलकर तय करेगी ना कि अलायंस पार्टनर में, अलायंस ग्रुप में नया दल के तौर पे कौन आएगा नहीं आएगा।
ये तो सिर्फ एक नीतीश जी और जनता दल यू का मामला नहीं बनता है। तो वैसी जी अब इसमें भी हमको लग रहा है कि लफाजी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं विशेष तौर पे वही बता नहीं, सकते हैं। चलिए, आप कह रहे हैं लफाजी कर रहे हैं, पर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। अब तो आपके लिए ये कहना बड़ा आसान हो जाएगा कि देखिए, हम कहते थे ये बीजेपी की बी टीम है, साबित हो गया। अरे इनडायरेक्टली अगर वो नीतीश जी को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपका जो मैं तो वही नैरेटिव कह था रहा हूँ, वो सही साबित हो जाएगा। यही तो मैं कह रहा हूँ कि परोक्ष प्रत्यक्ष रूप से भाजपा में ना जाके परोक्ष रूप से एंट्री का ये रास्ता खोज रहे हैं। परोक्ष रूप से एंट्री का रास्ता खोज रहे हैं। और आपको बता दें, आदिल हसन AIMIM के प्रवक्ता जुड़े हैं। आदिल साहब, आपका बहुत स्वागत है। हार्ड लक, आप चंद वोटों से हारे, लेकिन आपने जोरदार चुनाव लड़ा। और देखिए, अभी भी हारे जरूर हैं, लेकिन जो कहते हैं ना कि मंसूबा इनका काफी मजबूत दिखाई पड़ता है, मुस्कुराहट बनी हुई है। आदिल हसन जी, बहुत सारी बातें करनी है आपसे, लेकिन अभी मुद्दे पर आते हैं। ये आप नीतीश कुमार को समर्थन देने की बात कर रहे हैं, क्या मसला है? क्या आप सीमांचल से पूरे तरीके से आरजेडी को खत्म करना चाह रहे हैं, या प्रशासन में दखल चाहते हैं? आपको लगता है सरकार के विरोध में जाकर के कुछ हासिल तो होगा नहीं? अगर इस बार सीटें जो मिली हैं उसको बचाए रखने के लिए या ज्यादा बढ़ाने के लिए प्रशासनिक मदद मिलेगा तो आप ज्यादा काम कर पाएंगे, ये मनसा है? या अब आप भी बीजेपी के साथ हो लेना चाहते हैं? जैसा आरजेडी प्रवक्ता कह रहे हैं, परोक्ष रूप से ही सही, पर अब बीजेपी की बी टीम है, यह साबित हो चुका है। पंकज साहब, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं और पूरे भारत पर पॉलिटिकल नजर है, तजुर्बेकार आदमी हैं, बिहार के बारे में भी अच्छी जानकारी। आप ही बोलिए, राजद के जो मेरे प्रवक्ता महोदय हैं, लीडर ऑफ पोजीशन जब गवर्नर भाषण दे रहे थे तो लीडर ऑफ पोजीशन सदन में नहीं रहते हैं और वो हमको समझाते हैं। आप ही बतलाइए, नीतीश जी थंपिंग मेजोरिटी से आए हैं, क़यामत की सुबह तक हम भाजपा के खिलाफ है। क़यामत के सुबह तक, क़यामत होती है ना, उसके सुबह तक MIM भाजपा के खिलाफ थी, है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। अरे भाई, नीतीश जी मुख्यमंत्री बने तो क्या उनसे जाके गाली गलौज कर दें, उनको अभद्र बोल दें? कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन क्या कहता है? बोलता है ना कि भाई हम कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल अदा करेंगे। हमें सीमांचल की बाढ़ की तबाही रोकना है तो मुख्यमंत्री के पास जाएंगे ना। AMU किशनगंज को पैसा दिलवाना है, सुरजापुरी बिरादरी का जो OBC रिजर्वेशन केंद्र सरकार में लटका हुआ है तो मुख्यमंत्री के पास आग्रह करेंगे ना। बलरामपुर बारसोई जो मेरा विधानसभा है, वहां बिजली 16 घंटा 18 घंटा आती है, तो विजेंद्र यादव मंत्री जी कह जाएंगे ना कि भाई पटना को 24 घंटा बिजली क्यों आती है, बलरामपुर को सिर्फ 16 घंटा क्यों आती है? ब्लॉक में घुसखोरी है, म्यूटेशन बिना घूस के नहीं होता है। यहाँ पर मेरे बाहिन घाट, डमडोलिया घाट, बाजितपुर घाट, खुरादार घाट, जमीरा घाट, बारियोल घाट बनवाना है तो किसके पास जाएंगे? पथ निर्माण मंत्री, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के पास नहीं जाएंगे? आप ही बतलाइए। यहाँ हॉस्पिटल में 140 डॉक्टर जिला में रहना चाहिए, बलरामपुर बारसोई में 10 डॉक्टर भी नहीं है, तो स्वास्थ्य मंत्री के पास जाएंगे ना कि बारसोई में, बलरामपुर में डॉक्टर दीजिए, आबादपुर में डॉक्टर दीजिए, यहाँ एक्सरे मशीन का टेक्नीशियन दीजिए, MRI मशीन दीजिए, देंगे कि नहीं? आप ही बताइए। आप यहाँ आबादपुर में हॉस्पिटल नहीं चालू है, अजरेल में नहीं चालू है, तेलता में अच्छे से नहीं काम कर रहा है, करणपुर में नहीं कर रहा है, तो ये सब मुद्दा नहीं उठाएंगे? आप ही कुचिया मोड़ में ब्रिज नहीं है, गोविंदपुर में नहीं है, तारापुर में नहीं है, जताहार में नहीं है, तो ये ब्रिज कौन बनवाएगा? अरे बताइए। तो आदिल साहब, तेजस्वी आदिल यादव के साहब, पास आदिल जाएंगे? साहब, आदिल साहब, तो फिर तो केंद्र में भी दे दीजिए, बहुत समस्या है। तो केंद्र सरकार को क्यों नहीं समर्थन देते हैं? चलिए, पंकज कंस्ट्रक्टिव साहब, अपोजिशन की भूमिका निभाते हुए ही मैं आपसे कहना अरे चाहता हूं भाई, कि केंद्र सरकार को भी आपके समर्थन की जरूरत है। क्यों नहीं देते हैं अरे केंद्र में पंकज साहब, समर्थन? राजद को बोलिए कि नीतीश, तेजस्वी यादव जितना क्लास पास नहीं किए नीतीश कुमार, उससे ज्यादा मुख्यमंत्री बन गए हैं। वो 9वीं फेल है और नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो राजद के लोग को बात को सीरियस मत लिया कीजिए। इनके नेता को बोलिए डिस्टेंस एजुकेशन से पहले 10th पास करे, 12th पास करे, ग्रेजुएशन करे, देखिए, तब मुख्यमंत्री का सपना देखे। ये ये एक साफ सच्चाई मैं बताता बोल रहा है, हूं। आदिल जी, ये साफ बताता है, ये जिस तरीके से आप आरजेडी के प्रति आक्रामक दिखते हैं, ये बताता है कि दरअसल विरोधी कौन है। सीमांचल में आपकी लड़ाई किससे है? सुनिए, क्योंकि आप कॉमन वोट शेयर करते हैं।
और ये बताता है कि आप पंकज भाई, आरजेडी के इतने प्रखर विरोधी क्यों हैं। मैं आ रहा हूं आदिल साहब, बहुत बहुत सारे एक सवाल, मिनट, आधा बहुत मिनट, बहुत आधा सारे। मिनट, हाँ आधा मिनट, हाँ आधा मिनट सर, हम एज ए कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल अब अदा करते हैं। नीतीश जी अभी भाजपा को छोड़ देंगे, सबसे पहले एमआईएम समर्थन करेगी, लेकिन भाजपा के खिलाफ नीतीश जी को जाना पड़ेगा। हम चाहते हैं नीतीश जी छोड़ दें, और नीतीश जी को अभी बिहार को स्पेशल पैकेज लेना है, सीमांचल को स्पेशल पैकेज लेना है, पूर्णिया में हाईकोर्ट बेंच बनवाना है, सब भाजपा से मिलकर करवा कर हम तो कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन, अभी नीतीश जी भाजपा को छोड़े सबसे पहला हम समर्थन करेंगे, लेकिन भाजपा के साथ नीतीश जी को कभी नहीं समर्थन करेंगे। आपको ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से बोल रहे हैं, किसी कीमत पे राजद से ज्यादा नीतीश जी का और भाजपा का हम विरोध करते हैं, और तेजस्वी यादव को कल मौका मिले तो भाजपा के साथ मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन हम कियामत के सुबह तक भाजपा के खिलाफ रहेंगे। ये ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूं आपको, ये चलिए एमआईएम का चलिए स्टैंड है, लेकिन चलिए, सीमांचल के विकास के लिए मुख्यमंत्री के पास ठीक है जाएंगे। ठीक है। कयामत की सुबह कब आएगी वो भी देखते हैं, लेकिन आप इस तरह की बात कह रहे हैं। राहुल आनंद, मैं आ रहा हूं आपके पास। फैजान अहमद साहब, ये पॉलिटिक्स जिस तरीके का दिखाई पड़ रहा है, मुझे लगता है कि AIMIM राजनीति जो भी की हो चुनाव में, लेकिन अब उसको ये बात समझ में आ रही है कि भाई अब अगर जमीन पर टिके रहना है तो डेवलपमेंट भी तो करना होगा, लोगों की जो जरूरतें हैं उसको भी तो पूरा करना होगा, और उसको पूरा करने के लिए हमें सरकार के साथ मिल करके चलना होगा। क्या ये वजह आप देख रहे हैं कि असुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार का समर्थन कर रहे हैं, या आप ये वजह देख रहे हैं कि सीमांचल में जो AIMIM की असली कॉम्पिटिटर आरजेडी है, कांग्रेस है, उसको पूरे तरीके से नस्त नाबूद करने के लिए और अपनी जमीन मजबूत करने के लिए AIMIM इस तरह की बात कर रही है ताकि डेवलपमेंट का कुछ काम भी कर सके और ये साबित कर सके कि कांग्रेस और आरजेडी सिर्फ मुसलमानों का वोट लेती है, उनको डराती है, बाकी ये उनके डेवलपमेंट के लिए कोई काम नहीं करती है। कैसे देख रहे हैं सर आप? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 5 सदस्य उसके जीत के आए हैं। अगर ये पार्टी नीतीश कुमार को समर्थन दे रही है तो उसके कई कारण हैं, कोई एक कारण नहीं, उसके कई कारण हैं। पहला कारण तो एक ये है कि उसके जो 5 सदस्य जीत के आए हैं वो कहीं इधर-उधर न भटकें, इधर-उधर न जाएं। और अख्तरुल ईमान ने परसों कहा भी था सदन में कि उनके एमएलए इस बार कहीं भी नहीं जाएंगे। कहीं भी नहीं जाएंगे मतलब ये कि वो आरजेडी की तरफ नहीं जाएंगे। आरजेडी की तरफ इसलिए नहीं जाएंगे कि आरजेडी खुद बहुत ही कमजोर पार्टी बन चुकी है। 25 सदस्यों वाली पार्टी में क्यों जाएंगे वो लोग? पिछली बार चले गए थे, पिछली बार चले गए थे, उसका कारण ये था कि आरजेडी एक मजबूत पार्टी बन के उभरी थी 74-75 के साथ। और दूसरा ये था कि उसके सभी चारों जो विधायक 5 अख्तरुल ईमान को छोड़ दें तो 4 विधायक जो थे जिनको आरजेडी से टिकट नहीं मिला था वो इनके टिकट पर जीत कर आए तो फिर उनकी उस पार्टी में चले गए थे। उन्हें शायद ये उम्मीद भी रही होगी कि आरजेडी सरकार बनाएगी, लेकिन इस बार तो ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। और इसलिए भी ये एक है कि आरजेडी के साथ एमआईएम की इतने खराब रिश्ते हो गए उसके बाद से कि इन लोगों ने कोशिश भी की कि हमारे साथ गठबंधन में हमको शामिल कर लिया, वो भी नहीं हो सका। बहरहाल एक तो ये है कि उनके साथ रिश्ते आरजेडी खराब हो गए। आज एमआईएम के पार्टी और उसके सदस्य विरोधी दल का नेता नहीं मान रहे हैं तेजस्वी यादव को, इसलिए उन्होंने एक दूसरा रास्ता अख्तियार किया है कि वो कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन के नाम पर जेडीयू को सपोर्ट कर रहे हैं, नीतीश कुमार को सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज ये कि पंकज जी, मैं आपको याद दिलाऊं कि चुनाव की घोषणा से पहले आप ही के चैनल पर मैंने एक बार नहीं बल्कि कई बार जब भी ये डिबेट हुआ था एमआईएम को लेकर, असदुद्दीन ओवैसी को लेकर, तो मैंने यही कहा था कि इस बार इस पार्टी का प्रदर्शन पिछली बार से ज्यादा अच्छा होगा। हालांकि मेरी इस बात को बहुत लोग और मेरे पत्रकार बंधु जिसमें नन मुस्लिम पत्रकार बंधु ज्यादा एग्रेसिव और ज्यादा जोर से बोलते थे, वो कहते थे कि नहीं नहीं वो पार्टी खत्म हो गई और इस बार आरजेडी के फेवर में मुसलमान ज्यादा है। देखिए, मैं एक बात फिर ये बात यहाँ दोहरा रहा हूँ,
सीमांचल के मुसलमान रेस्ट ऑफ बिहार के मुसलमानों से उनकी सोच अलग होती है। क्योंकि सीमांचल खास तौर से किशनगंज की बात मैं करूं तो वहां के मुसलमान अपने को मेजॉरिटी में समझते हैं और हैं भी वो मेजॉरिटी में। भाई 70-75% अगर उनकी आबादी है तो मेजॉरिटी में है वो। तो इसलिए उनकी सोच अलग होती है। इस बार के इलेक्शन में उन्होंने ये सोच लिया था और इसका अंदाजा मुझे हो चुका था एक चुनाव से पहले भी और चुनाव के दरमियान भी कि वो लालू जी के साथ नहीं जाना चाह रहे हैं या इंडिया ब्लॉक के साथ वो लोग गठबंधन में नहीं जाना चाह रहे हैं। उसकी वजह एक ये थी कि वो जो 4 विधायक एमआईएम के जो टूट के आरजेडी में गए उसको लेकर के वहां की जनता में बहुत गुस्सा था। वो कह रहे थे कि भाई हमने इन चारों को एमआईएम के टिकट पर जिताकर भेजा और वो लोग चले गए या उनको तोड़ लिया गया आरजेडी की तरफ से। तो इसको लेके वो बहुत गुस्सा था और इस मरतबा मुझे लगता है कि वो चारों में से शायद ही कोई जीत के आया हो। नहीं, कोई सभी नहीं हार जीता गए। है, कोई नहीं जीता है। हाँ, वही कह रहे हैं कि हाँ, सभी हार गए उसमें। तो ये वहाँ की जनता ने उनको एक सबक भी सिखाया है। अब एक दूसरी बात ये भी आ रही है कि भाई अगर अ अ, एमआईएम के लोग ये कह रहे हैं कि हम कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन के तौर पर रहेंगे और लेकिन हाथ नहीं मिलाएँगे और साथ नहीं देंगे, लेकिन काम कराने के लिए उनके पास जाएँगे, तो काम कराने के लिए तो सभी जाते हैं, सरकार के पास ही जाते हैं, चाहे अपोजिशन में हो या जो भी हो, लेकिन वो तो सरकार के पास तो उनको जाना नहीं, मजबूरी है काम कराने के लिए और किसके पास वो नेता विरोधी दल के पास नहीं जाएँगे वो। यही तो कैची पॉइंट है। यही तो कैची पॉइंट जी। है जो एआईएमआईएम बरकरार रखना चाहती है। उसको लगता है कि अपने समर्थकों में ये मैसेज देना है कि देखो, आरजेडी ने मेरे साथ गलत किया तो मैं आरजेडी के साथ मजबूरन नहीं जा रहा हूं। और दूसरी बड़ी बात यह है, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, उत्पल साहब आपके पास भी आ रहा हूं, आदिल साहब आपके पास भी आ रहा हूं। जरा बीजेपी के प्रवक्ता भी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। पर सवाल यह उठता है कि ये एआईएमआईएम को भली भांति समझ में आ रहा है कि एक तरफ डेवलपमेंट का काम कराना है, क्योंकि केवल भाषणबाजी से तो आप जीत नहीं सकते दोबारा। और दूसरी बड़ी बात कि भाई सीमांचल में हमारी असली लड़ाई आरजेडी और कांग्रेस से है, तो उनके साथ जाकर के हम अपनी आइडेंटिटी क्यों खो दें, ये एक बड़ा सवाल है। इसलिए राहुल आनंद, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये कंस्ट्रक्टिव समर्थन की बात कर रहे हैं, आप इस समर्थन का वेलकम करेंगे? बीजेपी कैसे देखती है इसको? पंकज जी, आपके प्रश्न का उत्तर बड़ा ही शालीनता के साथ एक लाइन में यही हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने पंच लाइन को रखा था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान और सबके विश्वास के साथ आगे बढ़ने का, वो बढ़ता नजर आ रहा है। आज अगर हम सबसे बड़ी पार्टी अगर बिहार के अंदर उभरे भी हैं, तो इसके अंदर सभी धर्म के लोगों का योगदान है, तभी जाकर आज हम जीत कर आए हैं। जो लोग इन बातों को बनाने का प्रयास करते थे, जो नैरेटिव बनने का प्रयास करते थे, वो नैरेटिव ध्वस्त हो चुका है। अब मुसलमानों को भी इस बात की समझ आ चुकी है कि ये सारे लोग बरगलाने वाले लोग हैं, लटकाएँगे, अटकाएँगे, भटकाएँगे और कुछ नहीं करेंगे हमारे लिए। और जहाँ तक ये बी टीम की बात कर रहे थे हमारे मित्र उत्पल वल्लभ जी, तो उनको मैं बता दूँ कि आपको तो निमंत्रण दिया था ओवैसी साहब ने कि हमें अपने साथ ले लो, आपने उनको छोड़ा। जब आपने उनको छोड़ा, जब आपकी जो यूएसपी है, उस यूएसपी पे वो आ रहे थे और जो एनडीए की यूएसपी है, एनडीए मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है, उसमें एन सबसे पहले नीतीश जी को ही रिप्रेजेंट करता है आज के समय में। और तो नीतीश डेवलपमेंट फॉर अलायंस की जो हम बात करते हैं, उस अलायंस में आज अगर ओवैसी साहब अगर भरोसा जता पा रहे हैं, तो उसके पीछे का कुछ रीजन नहीं, है। पर मैं आपको पर बता देना पर चाहता हूँ। राहुल, एक और बड़ा पॉइंट है। भले ही परोक्ष रूप से समर्थन आपको भी मिल जाए, पर ये कहते हैं हम नीतीश जी को समर्थन दे रहे हैं, हम बीजेपी को समर्थन नहीं दे रहे हैं। और आप आदिल हसन को सुन रहे थे कि कयामत की सुबह तक हम बीजेपी का विरोध करेंगे। इस बात को आप समझिए। तो ये आपके साथ अ, नहीं है, इनका पॉलिटिकल कंपल्सन है, मजबूरी है, सत्ता से कुछ पाना भी है, आपसे दूरी भी रखना है, और साथ साथ रियल पॉलिटिक्स में आरजेडी से भी डिस्टेंस रखना है। नहीं तो इनकी अपनी अ, आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। मैं आ पंकज रहा हूं जी, आदिल भाई, आ रहा हूं आपके पास। जी, अरे आपको पंकज बोलने जी का आपको बहुत, जब कोई डिबेट नहीं करता था तब हम एआईएमआईएम पे डिबेट करते थे। और देख लीजिए, फैजान अहमद साहब बोल रहे हैं कि यहीं पर हमने बोला था, उनको याद भी, हमने कितनी बार प्रोग्राम किया। हाँ, बोलिए राहुल आनंद। जी, पंकज जी, इस बात को बहुत बेहतरीन तरह से अगर पेश किया जाए, तो ये बिल्कुल कहूँगा मैं कि हमारे शब्द भी तल्ख हो सकते हैं।
किसी भी चीजों को प्रचार के दरमियान में जब हम अपनी पार्टी का जब विचारधारा को रखते हैं तो थोड़े हमारे साथ भी तर्क हो सकते हैं, लेकिन हमने किसी के विकास में अवरोध नहीं किया है। ठीक उसी तरह अगर बात करें, ओवैसी साहब भी राजनीतिक व्यक्ति हैं और जो हमारे एआईएम के जो नेता बैठे हैं वो राजनीतिक दाव पेच समझते हैं, इसलिए अपनी भाषा में अपने उत्तर देने का वो काम कर रहे हैं। लेकिन चलिए 2014 की बात की अगर आप बात कर लीजिए तो अभी तक जितनी भी राजनीतिक पार्टियां आई हैं हमारे टच में आई है, उनका हमेशा निखारी हुआ है, वो रिफॉर्म करके परफॉर्म करने की तरफ गई है। मैं आपको बता दूं कि 2014 के बाद ये बिहार के अंदर खास करके और राष्ट्रीय स्तर पे बात करें तो मुसलमानों का भरोसा बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी के साथ, चलिए चाहे वो बढ़ा स्कॉलरशिप की है, बात कर लीजिए, छात्रवृत्ति की बढ़ा बात कर है, लीजिए, कोचिंग लेकिन की बात कर लेकिन लीजिए, लेकिन स्वरोजगार लेकिन से सियासी मामलों पे बात कर सियासी लीजिए। पार्टियां एआईएमआईएम तो आपके साथ आना नहीं चाहती है। उत्पल जी आप बोल रहे थे सबका जवाब देंगे आदिल हसन साहब। उत्पल जी आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, अब मामला दूसरा हो गया। आप पहले कह रहे थे कि ये नीतीश कुमार जी को समर्थन देंगे। हाँ बोलिए बोलिए। वो ये कह लगता रहे है थे कि नीतीश कुमार जी को समर्थन देंगे, लेकिन अब मामला है कि क्षेत्र के विकास के लिए नीतीश कुमार जी से मिलेंगे। तो पहले ये दोनों बातें दो चीज है। सरकार नीतीश गवर्नमेंट को समर्थन देना और क्षेत्रीय विकास के लिए सरकार से मिलना। तो क्षेत्रीय विकास के लिए सरकार से मिलने के लिए विधायक सक्षम है, विधानसभा भी है इसके लिए, उठाएंगे। लेकिन पहले तो ये समर्थन की बात कीजिए। तो समर्थन का जहां तक बात है तो नीतीश कुमार जी के माध्यम से परोक्ष रूप से भाजपा को समर्थन, पहली बात। दूसरी बात कि देखिए यहाँ पे एक और सिमिलरिटी मिल रहा है। ये संविधान को नहीं मानते हैं ये लोग। संविधान में कहीं भी बाबा साहेब और संविधान तैयार करने वाले लोगों ने शैक्षणिक योग्यता को कोई मापदंड नहीं रखा है ये प्रतिनिधि के लिए, चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन बावजूद इनको 9वीं पास में बड़ा दिक्कत है। लेकिन चौथी पास प्रधानमंत्री कह रहे थे कि जितनी कक्षा नहीं पढ़े हैं हमारे नेता उतनी बार नीतीश कुमार जी शपथ लिए हैं। नहीं, मैं एक बात इसमें जोड़ना चाहता हूं, वो जितनी उतनी ही बार शपथ लिए हैं जनता के आशीर्वाद से जितनी कक्षा प्रधानमंत्री जी पढ़े हैं। असल में फर्जी डिग्री का छोड़ देता, आपकी घोल्टी पलटी मार के नीतीश कुमार जी किए हैं। ये जो पैरविकार बने हुए हैं नीतीश कुमार जी के, और ये प्रधानमंत्री के कक्षा के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जानकारी दे रहा हूं। तो पहले ये तय कीजिए कि ये नीतीश गवर्नमेंट को समर्थन देने की बात कर रहे हैं या क्षेत्रीय मुद्दा के लिए आवाज उठा। तो क्षेत्रीय मुद्दा के लिए आवाज उठाने के लिए विधायक सक्षम है, विधानसभा इसी के लिए होता है। तो इसमें सरकार को समर्थन देने और न देने की क्या जरूरत है। ये कह रहे हैं हम विपक्ष में रह के करेंगे, तो विपक्ष में रह के करने के लिए कोई भी विधायक अपने क्षेत्र के लिए कर सकता है। तो ये कहने की क्या जरूरत है। तब हमको अब दूसरी चीज इसमें लग रहा है, नीतीश कुमार जी इनकी पार्टी तोड़ रहे होंगे तो डर से सरेंडर कर रहे होंगे, यही कई बात होगा। और तो कोई बात हमको नजर नहीं आ रहा है। चलिए मुझे लग रहा है आदिल हसन साहब, आदिल हसन साहब आपकी बात का जवाब देंगे। नीतीश जी के डर से जा रहे हैं क्या, आपकी पार्टी तोड़ रहे हैं, ये वजह है? सरकार को समर्थन दे रहे हैं। चलिए ये इसका जवाब दीजिए आदिल भाई। पंकज साहब सबसे पहले फैजान साहब विपक्ष में रह के अपने क्षेत्र के विकास की मांग कर रहे हैं, दोनों दो चीज है। ठीक है, जवाब दे रहे हैं। हाँ बोलिए। सबसे पहले फैजान साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं बिहार के और देश का एक चर्चित चेहरा है। उन्होंने पहले ही कहा था कि एमआईएम मजबूती से लड़ी है। मैं सीट 300 वोट से हारा और एक सीट ठाकुरगंज 4000 वोट से हारे। वहां पर वोट कटुआ महागठबंधन साबित हुआ और हम अररिया भी 10,000 से ऊपर की मार्जिन से हारे और कस्बा भी हारे। आदिल साहब आप कितने विधानसभा में वोट कटुआ साबित हुए? अरे यार बोलने दो मेरे बल्लभ भाई, बोलने दो। यही अहंकार तो राजद को ले डूबा है। उत्पल जी बोलने दीजिए, फिर मौका आएगा। यही अहंकार तो राजद को ले डूबा है। बोलिए ले डूबा है। यही अहंकार जो है राजद को ले डूबा है। मुंशी मैनेजर हरियाणा को लाकर राज्यसभा बनाए हैं ना, तेजस्वी यादव जी को बोल दीजिए कि जो मुंशी मैनेजर को हरियाणा से दिल्ली से लाए, वही राजद को ले डूबा। आप सुनिए ना, वही मुंशी मैनेजर के चलते पार्टी ले डूबा है। राजनीतिक सुनिए ना, राजनीति में कोई भी अपना भाग आजमा सकता है। ओवैसी जी कोनो बिहार के कहाँ हैं? क्या बात करता है आप लोग, समझ में नहीं आता है। राहुल गांधी कहाँ के हैं? अपने पे लागू राहुल होता गांधी है। गोपालगंज के हैं। राहुल गांधी गोपालगंज के हैं। तो यही बात तो मैं आपसे कह रहा हूँ। भट्टाचार्य का छपरा के मैं हैं। कह रहा हूँ आप हरियाणा, बिहार का यादव नहीं दिखता है। आप हरियाणा बिहार का यादव को राज्यसभा नहीं भेज सकते थे।
बिहार का गजब यादव बात नहीं है। था राज्यसभा के लायक? शरद यादव जी के परिवार से नहीं भेज सकते थे? अशफाक करीम साहब को जगह, अशफाक करीम साहब की जगह संजय यादव राज्यसभा जाएंगे? मेरा सीट, मेरा आप वोट भेज पर दीजिए जाएंगे ना, संजय आप यादव। अपने मित्र अपने आका हाँ, से कहा के भिजवा दीजिए। इसीलिए औकात शरद दिखा जी, दिया। शरद 25 जी सीट पे एनडीए औकात के, दिखा दिया जनता ने। जनता ने सुनिए औकात ना, दिखा दिया तेजस्वी यादव अगर को यही विमर्श, सुनिए कि ना, बंगला खाली अगर कीजिए विमर्श जाकर। का हिस्सा है, शरद यादव जी अभी एनडीए बंगला के खाली कीजिए एनडीए के जाकर, बंगला। संयोजक रहे हैं। अटल बिहारी अरे अभी अटल बंगला बिहारी खाली कीजिए। वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री बनाने में शरद यादव जी की भूमिका रही है। तो उनके चेला चपटियों को अरे बोलिए, आपके अच्छे मित्र हैं, शरद जी को भेज दें। आपको शरद जी की सुनिए, चिंता शर्म है तो आता है भेजवा शरद जी? दीजिए आप। अरे वल्लभ, पंकज अरे भाई, भाई साहब, शरद यादव, बल्लभ जी, शरद यादव बल्लभ एनडीए के जी, संयोजक अभी रहे हैं। बल्लभ बिना जी, ब्रेक का गाड़ी है, इसको चुप आप ही कराइए, के नहीं तो सवाल का ये जवाब दे रहे हैं, उनका जवाब सुन लीजिए। आपके सवाल का जवाब सुन लीजिए पहले। हाँ बोलिए, आप नीतीश जी को कैसा समर्थन दे रहे हैं? सबसे पहले पंकज साहब, शरद यादव जी ने नीतीश जी जो भाजपा के साथ गए थे उस मुद्दे पर अलग हुए। शरद यादव राजनीति में एक शख्सियत थी, उनके परिवार को भेज देते। अशफाक करीम साहब की जगह आपने किसी दूसरे हरियाणा से बुला के पैराशूट आदमी को राज्यसभा भेज दिया। और नीतीश जी को हमने कभी भी समर्थन नहीं दिया मुद्दे पर। एज हमने गवर्नर हाउस में जाकर एमएलए सब लिख के दिया है क्या? अरे एज ए कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन आवाज नहीं उठाएंगे? मेरे सीमांचल में बाढ़ की तबाही को रोकना है, सीमांचल के नदी कटान को रोकना है, पूर्णिया में उपराजधानी का दर्जा लेना है, सीमांचल को स्पेशल स्टेटस लेना है, इकोनॉमिक पैकेज लेना है, आबादपुर को और बिघोर को ब्लॉक बनाना है, यहाँ जो बंगाल और बिहार जो है उसको ब्रिज बनवाना है। तो एज ए कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन की आवाज नहीं उठाएं? मुख्यमंत्री से नहीं मिलेंगे हम लोग? तेजस्वी यादव, अभी नीतीश जी बुलाएंगे तेजस्वी यादव, आप पैंट पे चले जाएंगे उसके पास, नीतीश जी के पास अभी चले जाएंगे तेजस्वी जी कि हाँ फिर से चच्चा मुख्यमंत्री बन नहीं, जाए। पर आदिल जी, हमने बोल आदिल दिया तो जी, बहुत गलत है। आदिल जी, आदिल जी, एक सवाल खड़ा हो, एक सवाल उठता है कि आप तेजस्वी यादव को विपक्ष का नेता भी तो नहीं मान रहे हैं ना? दोनों दो बात है भाई ना, सुनिए, पहले क्लियर कीजिए कि बात सर, क्या है। आप बोलने दो ना तेजस्वी, मेरे भाई, बोलने वन दो ना, एट ए कहाँ टाइम बेकार प्लीज, आत्मा बन रहे उत्पल हो? जी, वन एट ए टाइम, तब आपकी आवाज भी आएगी, लोग समझेंगे भी। जरा बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। आदिल हसन साहब बोलिए। पंकज साहब, तेजस्वी यादव अपने आप को सीरियस शो करना पड़ेगा ना। गवर्नर के भाषण में तेजस्वी यादव कहां गायब थे? सीमांचल के मुद्दे पर, मुसलमानों के मुद्दे पर, आई लव मोहम्मद के मुद्दे पर, एएमयू के मुद्दे पर, सीमांचल की बाढ़ की तबाही के मुद्दे पर, सीमांचल के पलायन के मुद्दे पर, पूर्णिया के हाईकोर्ट बेंच के मुद्दे पर तेजस्वी यादव कहां थे? बारसोई में बिजली कांड हुआ, 2 लोग मरा, तेजस्वी यादव कहां थे? कि आप हाँ? विपक्ष में हम रहेंगे। आपसे अच्छा विपक्ष का नेता बन के रहेंगे, मेरी पार्टी रहेगी। तेजस्वी यादव की तरह आप नहीं पहले रहेंगे पंकज जी को एसी समझाइए। में बैठ पंकज के। जी बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, पूरे मैं बिहार नहीं के बोल रहा हूँ। मजलूमों पंकज जी की बोल रहा आवाज है कि एमआईएम रहेगी। आप परोक्ष रूप से यही नीतीश तो कुमार बोल के रहा हूँ, अभी माध्यम से जीरो पे भाजपा आउट को हो गए, समर्थन जीरो दे पे। रहे हैं। ये पंकज जी अभी बोल रहा जीरो है, पे पंकज आउट जी हो से गए इस समझिए। बार। इस बार अब जीरो पे पंकज जी आउट से हो ये बात गए, कीजिए, बोलते सामने रहे, यही पंकज जी है, अहंकार पंकज अभी जी से ये जीरो बात पे ले कीजिए। जाएगा। आप हमसे वो मत मुंशी बोलिए। मैनेजर हरियाणा वाला जो सिखाया ना, इंजेक्शन दिया है ना, वो मुंशी मैनेजर के अब चलते सुनिए जीरो पे ना, आउट हो गए इस बार अभी। आप वो मुंशी आप मैनेजर जो है हरियाणा आप वाला, जाकर के और प्रोफेसर साहब जो है, नरेंद्र जिनके मोदी के बूथ साथ पर में बिरयानी भाजपा को खाइए, वोट मिलता है ना, रात में नरेंद्र मोदी जी के साथ में दोनों तो बिरयानी भाजपा खाइए, को वोट मिलता और है, दिन प्रोफेसर साहब के में चक्कर में अलग जीरो अलग पे आउट रहिए। हो गए इस बार अभी। इस बार सुनिए जीरो पे ना, आउट हो गया आप, पर्दे के पीछे जीरो पर। नरेंद्र मोदी, अब पर्दे के आगे नीतीश कुमार, ये सब आप करते रहिए। हाँ, अभी मकान आप खाली पर्दे का के पीछे तैयारी नरेंद्र कीजिए, मोदी, अब पर्दे मकान के खाली का पीछे, तैयारी पर्दे के कीजिए। आगे चलिए, नीतीश कुमार, चलिए मकान आप ये खाली करते कीजिए। रहिए। चलिए, आप चपरासी करते क्वार्टर रहिए से ये आए हैं, सब। भूलिए चलिए, मत। चलिए, रुकिए, चपरासी रुकिए, क्वार्टर से रुकिए, आए हैं, रुकिए। भूलिए मत। ये बड़ा, ये बड़ा करते रहिए महत्वपूर्ण आप। पॉइंट है। फैजान अहमद चपरासी क्वार्टर से सर, भूलिए मत। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, देखिए, जो आदिल हसन है, एआईएमआईएम के प्रवक्ता भी हैं, इनके लिए भी बड़ा साफगोई से ये कहना कि मैं नीतीश कुमार को इस तरीके से समर्थन कर रहा हूं, वो भी पॉलिटिकली इनको सूट नहीं कर रहा है। इसलिए एकदम जो साफगोई से एमआईएम बात करती है, वो नहीं कर पा रही है। जैसा आपने कहा कि ये तेजस्वी यादव को लीडर के तौर पर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं नीतीश कुमार को हम कंस्ट्रक्टिव समर्थन दे रहे हैं, मतलब हमने कोई लिख करके नहीं दिया है, इनका ये कहना है। तो इस राजनीति का मतलब क्या है, मैं जरा आपसे समझना चाह रहा हूं। देखिए, फिर मैं वही बात कहूंगा कि इस राजनीति के भी पीछे कई पहलू हैं। एक आपने खुद कहा कि एक डर जो था वो एमआईएम को लग रहा था, और इस तरह की शायद बातें भी हो रही थी कहीं न कहीं, कि 5 में से 4
एमएलए शायद इस बार टूट कर जेडीयू की तरफ चले जाएं, क्योंकि तरफ देखिए इसको मतलब बिल्कुल ही रूल आउट नहीं किया जा सकता है। जैसे पिछली मर्तबा जब टूट के गए थे आरजेडी की तरफ, तो किसी न किसी लालच में ही गए होंगे। मैं यहाँ वर्ड यूज कर रहा हूँ लालच का, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा शब्द नहीं है, क्योंकि जब भी हॉर्स ट्रेडिंग या इस तरह की बात होती है वो लालच के ही उसमें होती है। हाँ, कम से तो कम मंत्री चार जो बनने टूट के की गए थे चाहत वो में तो गए ही होंगे ना, मंत्री बनने की हाँ, तो चाहत में तो गए ही होंगे। यस यस बिल्कुल सही, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि आरजेडी सरकार बनाएगी और हम उसमें शामिल होंगे और हमें मंत्री बनाया जाएगा। देखिए, ये अंदेशा इस बार भी हो सकता है कि कि अभी अगर हम उनकी तरफ चले जाएं, 4 लोग जेडीयू की तरफ, तो जेडीयू की संख्या बढ़ के 89 हो जाएगी अब। यानी बिल्कुल बीजेपी के बराबर हो जाएगी। 89 दोनों का हो जाएगा, और 4 मुसलमान अगर उनकी तरफ चले गए, तो वो उनको किसी न किसी को मंत्री भी बनाया जा सकता है, क्योंकि अभी तो वैकेंसी है जेडीयू कोटा से मंत्री बनाने की। और जो उनके एक एमएलए जीत जीत के मुसलमान एमएलए आए हैं, वो उधार के हैं, वो भी उधार के ही हैं। बसपा से वो उनको लाया गया, बसपा से जीते थे पिछले बार, उनको जेडीयू में लाया गया, इस बार जेडीयू के टिकट पर जीते हैं। तो ये अंदेशा हो सकता है कि एमआईएम को हो, इसीलिए शायद ये एक नया तरीका इख्तियार किया गया है कि भाई हम आपको जो है वो वर्बली, अगर हम गवर्नर को लिख के न भी दें तो वर्बली हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपके खिलाफ नहीं जाएंगे। तो ऐसी हालत में हमारा कुछ काम भी हो जाए, हमारे क्षेत्र का भी काम हो जाए, और हमें तेजस्वी की लीडरशिप भी कबूल नहीं करनी पड़े। चलिए, ये बड़े मुझे लगता है आदिल हसन फिर से क्लैरिटी से इसको बताएंगे। फिर मैं राहुल आनंद आपके पास आ रहा हूं। उत्पल जी, इनका जवाब सुन लीजिएगा, बीच में बोलिएगा तो ना आपकी बात समझ में आएगी ना इनका जवाब आपको समझ में आएगा। पहले इनको बोल लेने दीजिए उत्पल जी, फिर जवाब दीजिएगा, फिर जवाब दीजिएगा। इनको बोल लेने दीजिए उत्पल जी, बोल लेने दीजिए इनको, फिर आप बोलिएगा। हाँ, बोलिए बोलिए आदिल जी। पंकज साहब, नीतीश जी बीजेपी के साथ जब तक रहेंगे कभी एमआईएम साथ नहीं देगी, कभी नहीं साथ देगी। ऑन रिकॉर्ड लिख लीजिए, कभी हम साथ नहीं देंगे। और हमारे कोई एमएलए टूट रहे नहीं। जो 5 एमएलए जीता है उसमें 3 एमएलए भाजपा जदयू को हरा कर आए हैं। हम भाजपा और जदयू के खिलाफ मैंडेट लिए हैं। कभी नीतीश जी भाजपा के साथ रहेंगे, कभी साथ नहीं दे सकते हैं, कभी साथ खड़ा नहीं हो सकते हैं। हम चाहते हैं सीमांचल को उसका इंसाफ मिले, सीमांचल को स्पेशल पैकेज मिले, सीमांचल को हाई कोर्ट बेंच मिले, आर्थिक स्पेशल स्टेटस मिले, बाढ़ की तबाही से हमारे इलाके की बदहाली दूर हो, एएमयू किशनगंज को पैसा मिले। हम कभी जेडीयू भाजपा में कभी नहीं जा सकते हैं। एमएलए मेरा इस्तीफा दे देगा लेकिन हम जदयू में कभी नहीं जाएंगे। चाहे मंत्रालय दीजिए, चाहे होम मिनिस्ट्री भी दे दीजिए, हमारा एमएलए बिकने वाला इंशाल्लाह नहीं है। अरे तो आरजेडी के साथ जाइएगा, आरजेडी के साथ जाइएगा आदिल भाई। सपोज नीतीश जी बीजेपी को छोड़ करके सरकार बनाते हैं तो उसमें आरजेडी भी होगी, आप भी होंगे, 126 संख्या है, तब आप जाएंगे आरजेडी के साथ नीतीश जी को समर्थन करने? सुनिए, हम नीतीश जी भाजपा से अगर छोड़ेंगे तो सबसे पहला स्वागत एमआईएम करेगा और अनकंडीशनल उनको साथ दे देंगे। हम लोग को ना मंत्रालय चाहिए ना कुछ चाहिए, बस सीमांचल को स्पेशल स्टेटस, सीमांचल को इकोनॉमिक पैकेज और सीमांचल की बाढ़ की तबाही को रोकना, एएमयू को फंड, सुरजापुरी बिरादरी को ओबीसी कमीशन में नाम, और जो बाढ़ की तबाही है, जो बिजली नहीं रहता है, जो मेडिकल कॉलेज कटिहार में, अररिया में, किशनगंज में खुले, इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, यहाँ की बाढ़ की तबाही रुके, यहाँ पर 10 पंचायत पे ब्लॉक बने, जैसे आबादपुर में बने, टेरागाछ में और ठाकुरगंज में, बहादुरगंज में सब डिवीजन बने, बिघोर में ब्लॉक बने, ये हमारे मुद्दे हैं। 12 ईदगाह में ब्लॉक बने, ये हमारे मुद्दे, इस इलाके के मुद्दे हैं सर। हम सीमांचल की तरक्की के लिए नीतीश जी अगर भाजपा को तोड़ते हैं तो अनकंडीशनल नीतीश जी के साथ जाएंगे, कोई मंत्रालय कुछ नहीं चाहिए। आरजेडी के साथ सर आरजेडी तो अपने आप सट जाएगी। नीतीश जी जैसे भाजपा को छोड़ेंगे, आरजेडी के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, अपने आप सट जाएगी आरजेडी।
लेकिन हम अनकंडीशनल देंगे। आरजेडी तो बार्गेन करेगी कि मंत्रालय मिले तो ये मिले, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस सीमांचल की बदहाली दूर हो, सीमांचल को इकोनॉमिक पैकेज मिले, सीमांचल के जो बाढ़ की तबाही दूर हो, सीमांचल में विकास हो, हमारा एक सूत्री एजेंडा। फिर आपसे क्लैरिटी ले लूं, अभी किस तरह का समर्थन दे रहे हैं नीतीश जी को आप? आपके अभी नेता कोई के नीतीश स्टेटमेंट का मतलब क्या है? कोई तरह से नीतीश कुमार जब तक भाजपा में है कोई तरीके से समर्थन नहीं है, किसी तरीके से समर्थन नहीं, नहीं पर है, आपने ना कहा ना आसमान में ना जमीन में। कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट। पंकज साहब, सदन की एक गरिमा होती है। नीतीश कुमार जी 10वीं बार मुख्यमंत्री बने, नीतीश कुमार के नाम पर आज एनडीए को वोट मिला है। आज भाजपा जो उछल रही है, मोदी सरकार नीतीश जी के बैसाखी पर है। बिहार में जो आज सीट आया नीतीश जी के नाम पे हुआ है। एज ए कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन उनको बोलेंगे ना भाई कि हाँ आप काम कीजिए, आगे बढ़िए, सीमांचल पर भी ध्यान दीजिए, 2 जिला का मुख्यमंत्री मत तो बन के रहिए, सिर्फ फिर मत कीजिए, नालंदा पटना से आगे बढ़िए। अपोजिशन के लीडर के तौर पर तेजस्वी यादव एक्सेप्टेबल है ना? तेजस्वी यादव जी जितना आवाज उठाएंगे उससे उससे 10 गुना जाना अख्तरुल इमान साहब सदन में बिहार के मजलूमों की आवाज उठाएंगे, सीमांचल की आवाज उठाएंगे, दलितों के, पिछड़ों की, अगड़ों की, सबकी आवाज उठाएंगे। तेजस्वी यादव कोर्ट कचहरी में दौड़ते रहेंगे, तेजस्वी यादव बैंकॉक और लंदन घूमते रहेंगे, अख्तरुल इमान साहब जमीन पर रहकर बिहार के मजलूमों की आवाज उठाएंगे। चलिए यही तो मुश्किलें जो तमाम राजनीतिक पार्टियों के सामने होती हैं। कई बार वो इस कदर फंस जाती है कि उसको समझ में नहीं आता कि करना क्या है और बोलना क्या है। और मुझे ये लग रहा है आदिल हसन साहब, कई बार मैं आपको सुना हूँ, आपकी साफगोई का मैं भी बड़ा फैन हूँ, लेकिन इस आज जो आप जहाँ से शुरू हुए और अभी आप जहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं उसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है। मैं कन्फ्यूज हो रहा हूँ। बहरहाल मैं आपको स्पीकर के तौर पर पसंद करता हूं, लेकिन मैं कंफ्यूज्ड हो गया। और मैं आपको कहूंगा ये प्रोग्राम जब पब्लिश होगा, ऑन एयर जाएगा, आप अपने शुरू से लेकर के अंतिम स्टेटमेंट को जरूर सुनिएगा। फैजान अहमद सर भी बड़ा वो आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि आप कह क्या रहे हैं, फिर क्या कहते कहते चले जा रहे हैं। लेकिन हाँ, उत्पल जी आप बोलिए। मुझे राहुल आनंद से सवाल लेना, आप उत्पल जी जवाब देना चाह रहे, दीजिए। आपको तो खुश होना चाहिए, आपके साथ हैं ये। लड़ाई किस बात की? चुनाव तो खत्म हो गया, आप तो आपके साथ हैं ये। अरे पंकज जी, आज आपका कंफ्यूजन दूर हुआ है पंकज जी आज, लेकिन हम लोग कहीं से कंफ्यूज नहीं थे। ये भाजपा के बी टीम थे और रहेंगे। देख लीजिए, इसी में ही बर्बाद हो जाएगी आरजेडी। भाजपा से नहीं लड़ेगी, एमआईएम से लड़ेगी। राहुल, अगर ये आपको वाकई समर्थन देते हैं एनडीए को, तो आप वेलकम करेंगे इसका? मैं फिर से सवाल कर रहा हूं। ठीक है, ये मना कर रहे हैं, पर अगर आपको समर्थन देते हैं तो असुद्दीन ओवैसी की पार्टी का समर्थन आप लेंगे? ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। बीजेपी लेना पसंद करेगी? बी टीम को अपने साथ प्रत्यक्ष रूप से साथ लाना चाहेंगे? पंकज जी, ये जो ओवैसी साहब की जो पार्टी है, वो अमूनन अगर बात करें विकास प्लस कल्याण का दायित्व जो बहुत निष्ठा के साथ जो निभाती है, उस पार्टी के साथ खड़े रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था, तो उसमें सबसे पहले ओवैसी साहब ही आगे आकर ऑपरेशन का समर्थन कर रहे थे। तो ये बिल्कुल जो मैंने बात कही उस पे ये फिट बैठता है, और दूसरी बात हिट भी बैठता है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, ये जो लगातार बात कर रहे हैं कि बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे, बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे, विकास को ये एजेंडा मानेंगे, तो आपको बता दें कि जो सीमांचल में जो एयरपोर्ट मिला है, यानी कि पूर्णिया में जो एयरपोर्ट का उद्घाटन 2025 में हुआ है, वो तो एनडीए के ही शासनकाल में हुआ है। बिल्कुल आपने सही कहा कि सीमांचल का विकास होना चाहिए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी तो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि पूरे पूर्वांचल का विकास करेंगे, पूर्वी क्षेत्रों का विकास करेंगे, तभी जाकर भारत का विकास हो पाएगा। तो उसमें मखाना उद्योग की जो बातें की जा रही थी, जो इस बार बजट में डाला गया है, और बजट में जो चीजें डाली गई है बाढ़ को लेकर, यही तो प्रॉब्लम है ना। यही तो प्रॉब्लम है ना राहुल, कि पॉलिटिक्स में डेवलपमेंट अभी भी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता नहीं है। बहुत सारी चीजें पहले आती हैं, डेवलपमेंट बाद में आता है। और मुझे लगता है फैजान अहमद साहब इस पे प्रकाश डालेंगे। आपने कहा कि ये तेजस्वी यादव को अपोजिशन का लीडर नहीं मान रहे, इसलिए कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट की बात कर रहे हैं, जिससे कि ये अपना प्रशासन में दखल रख सकें, डेवलपमेंट का काम करा सकें,
अब आदिल हसन कह रहे हैं किसी तरह का समर्थन नहीं दे रहा हूं। आपको लग रहा है कहीं ना कहीं एआईएमआईएम में घनघोर कंफ्यूजन है कि नीतीश के समर्थन की भी बात करेंगे तो होगा बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, इसलिए अब ये बात करने से भी भागने लगे हैं। कैसे देख रहे हैं आप? पंकज जी, हमने एक्चुअली वो सुना नहीं कि किसने समर्थन की बात कही थी। ये आदिल हसन साहब ने कहा या अख्तरुल ईमान ने कहा या खुद असदुद्दीन ओवैसी ने कहीं इस तरह की बात कही हो। लेकिन एक बात तो तय है जो मैंने यहाँ कही कि वो तेजस्वी को लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं मान रहे हैं ये पार्टी। क्योंकि इस पार्टी का जो घंघोर किस्म का विरोध और जो एक तरह से कहिए कि दुश्मनी की हद तक वो चला गया है, अब उसमें कहीं वो पीछे हटने वाले नहीं है। इसलिए अगर कहीं इस तरह की बात आई भी सदन में हो या सदन के बाहर हो कि वो अपोजिशन की एक जो लाइन है उस पर रहेंगे या एमआईएम अपनी कोई अलग लाइन वहां पर बनाएगा। वहां पर देखिए एक खैर इस बार का तो विधानसभा सदस्य सदन कल ही खत्म हो रहा है। ये अगला जो सदन जो होगा उसमें इसमें ये देखने वाली बात होगी कि इन लोग का क्या वो होता है। लेकिन देखिए बातें बहुत सी हैं इसमें राजनीतिक राजनीतिक बातें ये भी हैं कि हमें आरजेडी के नजदीक भी नहीं जाना है। एमआईएम को आरजेडी के नजदीक नहीं जाना, उन लोगों ने बहुत कोशिश कर ली, ये भी सच्चाई है। और हम लोगों ने इस पर इसी चैनल पर डिबेट भी किया कि भाई उनको शामिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैंने उस समय भी ये बात कही थी कि आरजेडी उन्हें शामिल नहीं कर रही, ये उसकी गलती होगी और उसका उसको खमियाजा भुगतना पड़ेगा सीमांचल में। और देखिए वही हुआ। अगर उन्होंने साथ ले लिया होता और वो जो 3-4 सीटें जो भी बिल्कुल मांग रहे थे बिल्कुल, ओवैसी क्योंकि वो अगर दे दी होती। 2020 और 25 का आंकड़ा देखें तो 2020 में 76% मुसलमानों ने आरजेडी को वोट किया था, इस बार जी 70% ने वोट किया। तो ये एक बड़ा फर्क ठीक। है। हाँ, हाँ, बड़ा फ़र्क है। और इसकी वजह ये है कि देखिए सीमांचल का मुसलमान सिर्फ़ लालू पर डिपेंड नहीं रहना चाहता, सिर्फ़ आरजेडी पर डिपेंड नहीं रहना चाहता है। वो अदर ऑप्शन भी देख रहा है। ख़ास तौर से मैंने महसूस किया कि वो सीमांचल के जो नौजवान हैं, उनमें एक स्पेशल अट्रैक्शन है एमआईएम और ओवैसी के लिए। तो वहीं से ये चेंज नज़र आ रहा है कि ये आरजेडी से थोड़ा दूरी बनती हुई उनकी नज़र आ रही है। तो उन्हें ऑप्शन मिल रहा था, तो इसलिए वो ले लिया उन्होंने ऑप्शन। दूसरी जगह मुसलमानों में बिहार में मुसलमानों के लिए कोई अदर ऑप्शन नहीं है अभी तक। ठीक ठीक ठीक। है, वो उसमें बहुत से लोग जेडीयू की तरफ चले जाते हैं, जेडीयू को वोट देते हैं, ये है। लेकिन कोई ठीक। ऐसा स्ट्रॉन्ग ऑप्शन उनके पास नहीं है। बहरहाल ये आगे भी देखने वाली बात होगी पंकज जी के अगर एमआईएम के सारे एमएलए इंटैक्ट रहते हैं, नहीं टूटते हैं, कहीं इधर-उधर नहीं जाते हैं, तो उनका एटीट्यूड क्या होगा? गवर्नमेंट के प्रति उनका एटीट्यूड क्या होगा? क्योंकि चलिए, या वो तो वो 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 अपोज़िशन के। वो अब देखिए अभी बिल ये भी देखने वाली बात होगी कि मान लीजिए कि अगर वॉकआउट कर रहा है, आरजेडी वॉकआउट कर रहा है, कांग्रेस वॉकआउट कर रहा है, तो क्या एमआईएम भी उसके पीछे वॉकआउट कर रहा है या वो सदन में बैठा रहता है? अब तो चलिए ये आगे जो सदन होंगे उसमें देखा जा सकता है इसको। ये देखना दिल। हाँ आदिल आदिल साहब, हाँ बोलिए बोलिए। अरे आपको हम भी सर, सुनना चाहते हैं, हमारे दर्शक भी सुनना चाहते हैं, बोलिए। पंकज साहब, आरजेडी को ये बात समझना चाहिए कि वो आरजेडी से निकले, लीडर अपोजिशन आरजेडी से निकले, उनको अपोजिशन के लीडर बनना पड़ेगा। उनको अख्तरुल ईमान साहब एमआईएम को, तौसीफ साहब को, एमआईएम के एमएलए हैं, फ्लोर लीडर है अख्तरुल ईमान साहब और तौसीफ साहब विप है, उनको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। आप अपने एक तरफा फैसला ले लीजिएगा और बोलिएगा एमआईएम मेरे पीछे पीछे आ जाए, तो नहीं होगा। आपको अपोजिशन की मीटिंग में बुलाना पड़ेगा, आपको उनके भी सुझाव को लेना पड़ेगा, उनके भी मशवरे को लेना पड़ेगा। आप एक तरफा फैसला ले लीजिएगा तो आपका कोई 25 एमएलए नहीं ना है, आपके दम पे नहीं ना जीता है। चलिए हम सीमांचल की जनता ने एमआईएम पे एक जिताया है। एक सवाल आपसे कर लेते हैं। दोनों से समान दूरी पर रखना रहना कितनी बड़ी चुनौती है? आपको आरजेडी से भी नहीं। दूर रहना है, एनडीए से भी दूर रहना है, ऐसे में पॉलिटिक्स करना कितना मुश्किल है आपके लिए? नहीं पंकज साहब, हम कांग्रेस को हमने आउटसाइड सपोर्ट समर्थन तेलंगाना में दिया है। जब भी विपक्ष को जरूरत पड़ी, अभी वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में जरूरत पड़ी, रेवंत रेड्डी साहब ने कहा हमने दिया साथ कांग्रेस का,
और हम इंडिया अलायंस को समर्थन देंगे, लेकिन शर्त है एटीट्यूड में तेजस्वी जी को बदलाव लाना पड़ेगा, एज ए चलिए। लीडर ऑपोजिशन बनना पड़ेगा। नहीं, उनको राजद का नेता नहीं बनना पड़ेगा, उनको लीडर ऑपोजिशन बनकर ठीक है, सब ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी ठीक, अपोजिशन की उसको कॉन्फिडेंस में लाना पड़ेगा। ठीक और है। हम भाजपा जदयू दोनों के खिलाफ है। चलिए आप बोल सरकार में दिए। दोनों के उत्पल खिलाफ जी, है, बोल उत्पल दे जी, रहा है। उत्पल जी, एक लाइन का जवाब, समय की सीमा पार कर रहे हैं, जरा बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, अभी तक ये कह रहे थे, इनके जो पूर्व के विधायक थे, पहली बात कि वो राष्ट्रीय जनता दल के ही मेंबर थे, वहीं से ये ले गए थे, कोई लेके नहीं आए थे हैदराबाद से। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं आपको कि ये जो कह रहे हैं बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी की भाषा की बात कर रहे हैं। सत्ता शासन में नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार है, और ये खोज रहे हैं विपक्ष में, और तेजस्वी जी से बिहार के विकास और उन्नति की बात कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी की भाषा, लैंग्वेज, विचार, चलिए ठीक है, अब समझ गया, सब कुछ समझ मैच गया। करता है। बड़ा तो बड़ा ये सवाल फिलहाल यही उस है, पार्टी में काहे- बड़ा सवाल यही है कि एआईएम का रुख विधानसभा में क्या रहने जा रहा है। क्या वाकई एआईएमआईएम विपक्ष की भूमिका में रहेगी, या नीतीश कुमार को कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट दे करके प्रशासनिक मदद लेने की चाहत में आगे बढ़ेगी? किस तरह की राजनीति करेगी एआईएम? यह देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल का जवाब इफ एंड बट में है। बड़ा सवाल यही है कि एआईएमआईएम बतौर राजनीतिक पार्टी बिहार में कैसा बिहेव करती है, सदन में कैसा बिहेव करती है, तेजस्वी और एनडीए से समान दूरी बना करके रखती है, या तेजस्वी यादव के साथ भी कई मौकों पर दिखेगी, या अपने आप को तटस्थ रखेगी, कैसा बिहेव करेगी, यह देखना दिलचस्प होगा। बिहार की बात में आदिल हसन साहब, फैजान अहमद साहब, राहुल आनंद और उत्पल जी, आप सभी लोगों का शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।